अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी जब बाहर का दरवाजा बहुत जोर से बजा। मैं एकदम घबरा कर उठी और टीवी बंद कर दिया क्योंकि उस वक्त घर पर कोई नहीं आता था। हे भगवान, सब ठीक हो, ये सोचते हुए मैं बाहर आई और दरवाजा खोला। सामने खड़ी एक 16 साल लड़की को देखकर मैं हैरान हुई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने सोचा कोई मांगने वाली होगी, लेकिन उसका चेहरा देखा तो साफ सुथरा था। वो आंटी मेरी माँ। इतना बोलकर वो चुप हो गई। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जरूर यह कोई मांगने वाली होगी और अपनी माँ का वास्ता देकर कुछ लेना चाहती होगी। चाहे जो भी था, लेकिन वह देखने में खट्टी खट्टी सी लग रही थी। मैंने उससे कहा, रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर मैं अंदर कमरे में पैसे लेने चली गई और जैसे ही पैसे लेकर पीछे मुड़ी, वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। उसको देखकर मैं डर गई। भला कौन फकीर घर में सीधे घुस जाता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अंदर आने को बोला था। मेरा गुस्सा वाला रवैया देखकर वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आंटी माँ। मैंने उसकी बात ना सुनते हुए बोला, चलो पहले बाहर निकलो, दरवाजे पर खड़ी होकर बात सुनूंगी तुम्हारी, चलो बाहर। वो लड़की मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगी, फिर छोटे छोटे कदम उठाकर बाहर को गई। मैंने सुकून का सांस लिया और भगवान को याद किया। हे भगवान, तेरा शुक्र है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया इस लड़की ने। मैंने जो पैसे निकाले थे उसे देने के लिए 50 का नोट उसके हाथ में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजा बंद करके मुड़ने ही लगी थी कि फिर से दरवाजा बजा। आखिर इसकी मुसीबत क्या है? मैंने गुस्से से वापस दरवाजा खोला तो उस लड़की ने जल्दी से वो नोट मुझे पकड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बिगड़ रही है और वह आपको बुला रही है। अब मैं उसे हैरानी से देखने लगी। मैंने उसे कहा, तुम्हारी माँ मुझे क्यों बुला रही है? ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारी माँ को। वो कहने लगी, आंटी मेरी माँ आपको जानती है, आप चित्रा आंटी हो ना? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने कहा, मेरी माँ का नाम पल्लवी है। मैंने कहा, कौन पल्लवी? उसने कहा, माँ आपको जानती है, आप माँ की पुरानी सहेली हो। मैंने डायरी में आपका एड्रेस देखा तो सीधा आपके पास आई। मैंने उसे पहचान निकालते हुए कहा, कौन? पल्लवी रावत की तो बात नहीं कर रही हो तुम? उसने कहा, हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। आपको भगवान का वास्ता जल्दी चले मेरे साथ। मेरे दिमाग में पल्लवी से पुराना ताल्लुक, वो सारी बातें सब घूमने लगा। मुझे नहीं पता था वो इसी शहर में होगी। मैंने उस लड़की से कहा, बेटा तुम रुको, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। फिर मैंने घर को लॉक किया और उसके साथ चल दी। अभी चलते हुए 5 मिनट ही हुए थे कि रिक्शा सामने से आती दिखाई दी। मैंने रिक्शा रुकवाई और हम दोनों रिक्शे में बैठे। मैंने माफिया अंदाज में उस लड़की से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे लगा तुम कोई मांगने वाली हो, इसीलिए सोचा तुम माँ का वास्ता देकर कुछ लेना चाहती हो। उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी सब मुझे फकीर समझकर कुछ न कुछ दे देते हैं क्योंकि हमारा कोई नहीं है। मैंने उस लड़की को बड़े गौर से देखा। वह नैन नक्शे से तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी रंगत बहुत सांवली थी। मुझे पल्लवी की सोच आने लगी कि पता नहीं वह कितनी तकलीफ में होगी जो बच्ची इसे बौखलाकर मेरे घर की तरफ दौड़ी। और यह ऐसा क्यों कह रही है कि हमारा कोई नहीं है? पूछूं इससे? मैंने सोचा, नहीं अभी रहने देती हूँ, बच्ची ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाएगी, थोड़ा सब्र कर लेती हूँ, बाद में बहुत वक्त मिलेगा एक दूसरे की कहानियाँ जानने के लिए। तकरीबन 40 मिनट बाद हम पल्लवी के घर के बाहर उतरे थे। बेशक वह इसी शहर में थी, लेकिन शहर के कोने पर रहती थी और मेरा घर दूसरे कोने पर था। रिक्शे से जैसे ही उतरकर मैंने उसके घर पर नजर डाली तो मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि वह एक चौबारा था जो पूरा खाली खाली सा नजर आ रहा था। ये तुम्हारा घर है? जानने के लिए पूछा तो बच्ची ने बिना शर्मिंदा हुए सर हिला दिया और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। मैं भी साथ ही अंदर दाखिल हुई। दिन होने के बावजूद पूरा चौबारा अजीब से अंधेरे में डूबा हुआ था और साथ ही अजीब सी बदबू आ रही थी जिससे मुझे उबकाई सी महसूस होने लगी। आंटी, माँ को बीमारी ही ऐसी है कि घर में बदबू फैली रहती है, बस आप उनसे मिलकर जल्दी चली जाना। मुझे शर्मिंदगी हुई तो मैं चुप कर गई। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, बदबू काफी हद तक कम होती जा रही थी। जब ऊपर पहुँचे तो वहाँ एक कमरा था और पास में वॉशरूम बना हुआ था। उस कमरे के पीछे भी एक छोटे कमरे का दरवाजा दिखाई दे रहा था जिसे ताला लगा हुआ था। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो चारपाई पर दुबली पतली सी औरत लेटी हुई थी। पल्लवी ऐसी तो नहीं थी। साथ ही बहुत कुछ याद आया तो मेरा दिल एकदम से दहल गया।
मेरे आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। माँ, चित्रा आंटी आई है, देखो, उठो। बच्ची ने दूर से ही आवाज लगाई, मगर उस वजूद में कोई हलचल ना हुई। बच्ची ने दोबारा आवाज लगाई, तब भी कुछ ना हुआ। मैंने आगे बढ़कर पल्लवी को देखा तो वह आंखें मूंदे पड़ी थी। हाथ लगाए तो जिस्म ठंडा पड़ा था और हाथों की कोई नब्ज नहीं चल रही थी। अचानक मेरे दिल को झटका लगा, क्योंकि वह हमें छोड़कर जा चुकी थी। मैंने मुड़कर बच्ची को देखा तो वह अभी भी आवाज लगा रही थी। मैंने नाव में सर हिलाया। मैंने कहा, नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हारी माँ हमेशा के लिए जा चुकी है। पर वह तो कहती थी कि आपसे मिले बगैर नहीं जाएगी। बच्चे ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा तो मैंने उसे गले से लगाया और फूट फूट कर रो दी। साथ ही उसे दिलासे भी दे रही थी। हाँ, वह तो नहीं जाना चाहती होगी, लेकिन मैंने देर कर दी। माँ ने अच्छा नहीं किया, बोला था मैंने उनको, मत जाना, अभी आंटी को लेकर आती हूँ। मगर वह क्यों नहीं रुकी। बच्चे की आंखों से भी मोटे मोटे आंसू टप टप गिर रहे थे। कुछ देर तक तो हम रोते रहे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कफन दफन तो करना पड़ेगा। यही सोचते हुए बच्ची से पूछा कि कोई रिश्तेदार या पापा तुम्हारे, मगर उसने मना कर दिया। वह बोली, हमारा कोई नहीं है, बस माँ के लिए पूरी दुनिया में और मेरे लिए पूरी दुनिया मेरी माँ थी। अगर होता तो मैं आपके पराये दरवाजे पर क्यों आती। मैंने समझकर सर हिला दिया और नीचे उतर गई। फिर एक घर में पल्लवी के कफन दफन की बात की तो उस शख्स ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वह कुछ नहीं बोला और मुझसे कहा कि आप फिक्र नहीं करें, 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। और यह सब 1 घंटे में होते होते 2 घंटे लग गए। उन 2 घंटों में कोई भी मोहल्ले की औरत उस घर पर नहीं आई। बस 4 आदमियों ने अर्थी को कंधे पर उठाया और शमशान की तरफ बढ़ गए। पीछे मैं और बच्ची अकेले रह गए। मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है, मुझे अब घर भी जाना है। मगर मैं उस जगह जहाँ कोई किसी को पूछता तक नहीं था, वहाँ एक जवान बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो क्या इसे घर ले जाऊं? यही सोचकर मैंने उससे कहा, बेटा, अपना जो भी सामान रखना है रख लो, फिर अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। यहाँ मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। और हैरत की बात यह थी कि बच्ची ने एक बार भी मना नहीं किया। कोने में पड़ा एक बैग उठाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ ने बहुत पहले ही मुझसे अपना सामान बंधवा लिया था। वह कहती थी, मेरे बाद यहाँ अकेली मत रहना, तुझे यहाँ से जाना होगा, इसीलिए आंटी मुझे माफ कर दे। मैं तो आपको साथ ले जाने से इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। मुझे उस बच्ची पर बड़ा तरस आया। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे बैग ले लिया। साथ ही उसे तसल्ली दी कि बिखेरा समेट लो और घर को ताला लगा लो, अब शायद ही तुम यहाँ आओ, इसीलिए इस तरह सामान समेटना कि वापस न आना पड़े। वह लड़की फुर्ती से हाथ चलाने लगी। कुछ देर बाद हम नीचे आए, जहाँ रिक्शा वाला हमारा इंतजार कर रहा था। हम पूरे रास्ते खामोशी से बैठे रहे। हम दोनों के पास कहने को कुछ भी नहीं था। दोनों ही अपनी अपनी जगह सोचों में गुम थी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब पल्लवी से मैं पहली बार मिली थी। हम दोनों 5वीं कक्षा में एक साथ पढ़ती हुई आ रही थी। वह गांव की रावतों की बेटी थी, जबकि मैं एक आम से कुम्हार घराने से ताल्लुक रखती थी। स्कूल में मुझसे कोई भी बात नहीं करता था कि तुम तो कुम्हारन हो वगैरह वगैरह, मगर पल्लवी एक अकेली लड़की थी जो कहती थी कि कुम्हारन वह जानबूझकर बनी है क्या, भगवान ने ही उसे वहाँ पैदा किया है। मगर कोई समझती तो कोई ना समझती। फिर पल्लवी ने पहले ही दिन मुझसे दोस्ती कर ली। जब लड़कियों ने देखा कि गांव की रावतों की बेटी ने इस कुम्हारन की बेटी से दोस्ती की है, तो वह सब भी मुझसे दोस्ती करने को बेताब थी। मगर मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए था। तो इस तरह पूरे स्कूल में पल्लवी और मैं एक दूसरे की ही दोस्त थी। स्कूल के बाद जब कॉलेज का दौर आया तो हम दोनों ने एक साथ ही कॉलेज में दाखिला करवाया। मेरा दाखिला स्कॉलरशिप पर हुआ तो उसके पास पैसा था, लेकिन वहाँ जाकर एक अजीब वाकया हुआ जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर कर गया। उस दौर में नए नए मोबाइल फोन आए थे, तो एक लड़की ने मेरे नाम और मेरी तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए मेरी फेसबुक पर आईडी बना ली, जिससे वह लड़कों से बातें करती। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। एक दिन क्लास की एक लड़की मेरे पास आई और बोली, चित्रा, यह तुम ही हो ना? साथ ही उसने अपना फोन मेरे आगे कर दिया। मैंने गौर से देखा तो वह मेरी ही तस्वीर थी और कॉलेज की ड्रेस में किसी ने चुपके से मेरी तस्वीर उतारी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो कभी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। अब तुम बनो मत, लड़की ने शातिराना अंदाज से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो बात है सही से बताओ। मैंने शक्ति से कहा तो वह भी उतने ही नखरे से बोली,
ऐसे काम करती हो फिर भी छुपाने का बहुत हुनर है तुम्हारे पास। अब मासूम बन जाओगी कि मुझे तो फेसबुक का भी पता नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। मैं उसकी बात हैरानी से सुनते हुए बोली और कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास देखा है कभी तुमने मोबाइल? जो भी है प्लीज मुझे बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। वो लड़की जितने नखरे वाली थी उसे नरमी से ही बात करनी पड़ी। तब जाकर उसने बताया कि तुम तो जानती हो हम शरीफ घर की लड़कियां हैं, हमारे यहाँ इतनी आज़ादी नहीं है कि फेसबुक पर आईडी बनाए, वह भी खुद के नाम से। इसीलिए मैंने फेसबुक की आईडी अपने भाई के नाम से बनाई थी और साथ ही उसकी तस्वीर भी लगा दी थी ताकि कोई मुझे लड़की समझकर मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश ना करे। मगर मुझे बहुत अजीब लगा जब तुम्हारी आईडी से मुझे अजीबोगरीब मैसेज आए जिसमें तुम पूछ रही थी कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे वगैरह वगैरह। शायद मैं किसी और को समझकर नजरअंदाज कर देती, लेकिन सामने तुम्हारी तस्वीर देखकर यकीन आ गया कि तुम ही हो सकती हो। और जब मैंने मना किया था तो तुमने अजीबोगरीब बातें की। यह देखो। साथ ही उसने चैट खोलकर दिखाई तो मेरे रंग उड़ गए, क्योंकि सच में वहाँ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि बंदे को शर्म आ जाए। मैंने उसे यकीन दिलाया कि यह कोई और होगा जो मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर रहा होगा। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, मैं तो खुद इतनी गरीब हूँ कि स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ। प्लीज तुम यकीन करो मेरा, मैं हो ही नहीं सकती। साथ ही अपना बैग खोलकर दिखाया कि यह देखो, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो इस वक्त मेरे पास होता। इतना कहने पर उसे मुझ पर यकीन आ गया कि यह मैं नहीं हूँ। फिर कौन हो सकता है, उसने पूछा। मगर मेरा दिमाग तो पूरी तरह हिल गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और यह बात मेरे घर वालों को पता चल जाएगी तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं होगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। उन लोगों ने मुझे बहुत मेहनत और आज़ादी से पढ़ाया था। यही बात मैंने पल्लवी को बताई तो वह मुझसे भी ज्यादा हैरान थी। वह मुझसे पूछने लगी कि कौन हो सकता है, मगर हम चाहकर भी किसी पर शक नहीं कर पाए कि यह कौन हो सकता है। 2 दिन तो इसी परेशानी में रहे। पल्लवी भी हर लड़की की बैग की तलाशी लेती रही, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब मैंने फैसला किया कि मैं मैडम को सारी बात बता दूंगी, क्या पता वह इस लड़की को ढूंढ निकाले। मगर जब मैंने पल्लवी से मैडम को बताने वाली बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह वाकया पूरे कॉलेज में मशहूर हो जाएगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, सब लड़कियों की जुबान पर तुम्हारा ही जिक्र होगा। उसकी बात भी ठीक थी, ऊपर से एग्जाम भी सर पर थे, मगर पढ़ाई से मेरा दिल उठ गया था। एक दिन जब हम वैन में बैठे तो बाहर एक फ्रूट चाट वाले की दुकान थी। वैन थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी थी, इसीलिए पल्लवी झट से गाड़ी से उतरी और चाट लेने चली गई। उसी टाइम हल्की सी गू गू की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत कम थी, अगर गाड़ी चल रही होती या बातों की आवाज होती तो मुझे ये आवाज सुनाई नहीं देती। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे ये आवाज आती। जब एक बार फिर से वही आवाज दोबारा आई तो मैंने पल्लवी के बैग पर हाथ रखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। जल्दी से बैग खोला तो अंदर मोबाइल जगमग कर रहा था। उसके पास मोबाइल था और इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे हैरानी का झटका लगा। मैंने मोबाइल वापस बैग में रखा और बैग उसी जगह पर रख दिया। थोड़ी देर में ही पल्लवी वापस आ गई। वह तो बिल्कुल पहले जैसी थी, मगर मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब मुझे उसी पर शक होने लग गया, मगर दिल बार बार यही कह रहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर अब शक दूर करने का एक ही तरीका था। अगले दिन मैंने चुपके से पल्लवी का मोबाइल निकाल लिया। कॉलेज में तो वह वैसे भी इस्तेमाल नहीं करती थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला। फिर वह मोबाइल लेकर उसी लड़की की मदद ली कि देखना तो ये उसी लड़की का मोबाइल तो नहीं जो मेरी आईडी बनाकर लड़कों से बातें करती थी। उसने पट पट उंगलियां चलाई और कुछ ही देर में वह फेसबुक आईडी खोलकर मेरे सामने कर दी, जिसमें मेरी तस्वीर थी। मैंने अपने शक को यकीन में बदलते देखा। मेरी वह दोस्त जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला रखती थी, आज मेरे ही खाल तले छुपकर मुझे बदनाम करने का सोच रही थी। उस लड़की ने बहुत पूछा कि किसका मोबाइल है ये, मगर मैंने नहीं बताया और चुपचाप वह मोबाइल अपने बैग में डाल दिया। वापसी पर पल्लवी बहुत परेशान थी, बार बार अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन वह ना में सर हिलाकर कहती कि नहीं, बस कुछ रखा था जो अब मिल नहीं रहा। मैं चुपचाप उसे देखती रही। आखिर उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई तो मैंने वह मोबाइल निकाल कर उसे थमा दिया। एक पल में रंग बदलना क्या होता है उसका मतलब मुझे अच्छे से समझ आ चुका था। पहले तो वह हैरान हुई, फिर कहने लगी, किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल निकाला? तो मैंने उतने ही आराम से उसे जवाब दिया कि जिससे पूछकर तुमने मेरे नाम और तस्वीर की आईडी बनाई थी।
मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप हो गई। फिर मुझे समझाने वाले अंदाज में बोली, मुझे माफ कर दो, मैं राउतों की बेटी हूँ और लोग मुझे जानते हैं, मगर कोई तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए ऐसा किया। मैंने उसकी पूरी बात आराम से सुनने के बाद कहा, ठीक है, यह सारी बातें अपनी जगह, मगर क्या राउतों की बेटी को लड़कों से बात करने की भी इजाजत होती है? इस बात का अंदाजा नहीं था, मगर आज तुमने साबित कर दिया। उसने बहुत बार माफी मांगी, मगर वह मेरे दिल से उतर चुकी थी। उसकी पिछली दोस्ती में कहीं कोई खोट नहीं थी, कहीं कोई मिलावट नहीं थी, मगर जो उसने मेरे किरदार के साथ किया था वह बहुत गलत था। अगर कोई इस आईडी के बारे में पापा को मेरी बात बता देता तो मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी आजादी, मेरी जिंदगी सब खत्म हो जाती। उसकी बहुत मिन्नतों के बाद मैंने उसे माफ कर दिया, मगर अब वह मेरे दिल से उतर चुकी थी, जबकि उसने मेरे सामने सब कुछ डिलीट भी कर दिया था। मैं बस खामोशी से सब कुछ देखे जा रही थी। घर जाकर मैंने अपने पापा से कह दिया कि मुझे अब और नहीं पढ़ना, ऐसी पढ़ाई मैं चाहती ही नहीं थी जो मेरे माँ बाप की रुसवाई का कारण बने। वह मुझे किन दिक्कतों से पढ़ा रहे थे यह सिर्फ मैं जानती थी। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ने का कहा या फिर कॉलेज बदलने का। पापा ने मेरा निचले कॉलेज में दाखिला करवा दिया जो मेरी औकात के बराबर था। उसके बाद भी पल्लवी कई बार हमारे घर आई, मगर मैंने बस उससे हालचाल पूछने जितना ही ताल्लुक रखा। पढ़ाई के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी एक क्लर्क से कर दी और मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। कुछ अरसे बाद तरुण शहर से बाहर नौकरी के सिलसिले में चला गया। पल्लवी भी मेरी शादी पर आई थी और बहुत माफिया भी मांगी थी, मगर मैं हर बार उसे यही कहती, हाँ कर दिया माफ। और अब 16 साल बाद हम मिलने लगे तो कुदरत ने उसे मुझसे दूर कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि वह इतने सालों से इसी शहर में रह रही है और मुझसे मिलना चाहती है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर मिलती। मेरी शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ और वह इन हालातों में कैसे पहुंची मुझे पता नहीं था। घर पहुंचकर मैंने उस बच्ची को खाना बनाकर दिया और कहा, बेटा इतनी देर हो गई हमें साथ रहते हुए, तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। इस बात पर वह धीरे से बोली, चेतना नाम है मेरा। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ था? मगर इस बात का जवाब उसने नहीं दिया, बस वह खामोशी से रोने लगी। मैंने सवाल बदल दिया ताकि बच्ची का दिमाग कुछ तो सुकून में आए। पल्लवी तो रावतों की बेटी है, फिर तुम्हारी हालत ऐसी खस्ता क्यों है? इस पर वह धीमे से बताने लगी कि माँ ने भागकर शादी की थी, जिससे की थी वह अपने आप को बड़ा ही अमीर जाहिर करता था, मगर मेरे नाना नहीं माने तो मेरी माँ घर से भाग गई। शादी के कुछ दिन बाद तो उसने एक कोठी किराए पर रखी और माँ को वहाँ रखा और फिर एक दिन इसी चौबारे पर ले आया। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की, मगर उस इंसान से जान नहीं छुड़वा पाई। वो इंसान बहुत खतरनाक था और हम हमेशा वहीं पर रहे। ना ही किसी ने ननिहाल की तरफ से खबर ली और ना ही मेरे बाप के रिश्तेदारों को जानते थे, और ऐसे ही जिंदगी कटती थी और कट गई। अच्छा चलो तुम आराम करो। मैंने देखा कि बच्ची परेशान हो रही है, इसीलिए मैंने उसका एक कमरे में बिस्तर लगा दिया और दूसरे कमरे में मैं आ गई। अगले दिन तक वह बहुत बेहतर हो चुकी थी। मैंने उसे बताया कि मेरे पति यहाँ नहीं रहते, मैं अकेली रहती हूँ और अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अपना घर समझकर रहो, चाहे जो भी है। तुम्हारी माँ मुझे बहुत अजीज थी, वह मेरी इकलौती सहेली थी। उससे पहले भी कोई नहीं थी और उसके बाद मैंने खुद कोई दूसरी नहीं बनाई। इसीलिए आराम से रहो और अपनी माँ की तरह ही मुझे समझो। इस बात पर वह खिल उठी, फिर पूछने लगी, आपके बच्चे नहीं है? और यही बात थी जहाँ किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, क्योंकि मेरे औलाद नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर नाम में सर हिलाया और उसके सर पर हार फेरते हुए बोली, क्यों नहीं है, अब तुम हो ना मेरी बेटी। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उस दिन मुझे सच में लगा मेरे घर में कोई रौनक आ गई है। इतने सालों से मैं अकेली ही रह रही थी, औलाद भी नहीं थी। वो पूरा दिन हमने बहुत बातें की और मजे के खाने पकाए, वरना एक रोटी पकाना और किसी भी चीज के साथ खा लेना, बस यही जिंदगी थी मेरी। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो वह कमरे में जाते हुए बोली, आंटी क्या मैं आपके पैरों की मालिश कर दूं? मैंने हैरानी से पूछा कि वह क्यों? तो वह कहने लगी, मेरी माँ सोने लगती तो मैं उनके पैरों की मालिश करती थी, तो आदत पड़ी हुई है, उसके बगैर नींद ही नहीं आती। और वैसे भी आपने मुझे बेटी कहा है, तो बेटी का इतना तो फर्ज है कि वह अपनी माँ को सुकून पहुँचाए। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मुस्कुराकर उसे अपने कमरे में बुला लिया। वह बहुत अच्छी मालिश करती थी और बड़े ही दिल से मालिश कर रही थी। सुकून की एक लहर मेरे अंदर तक गुजर गई। मेरे दिल से उस बच्ची के लिए दुआएं निकलने लगी। उस वक्त यह भी महसूस हुआ कि बेटियां कितनी मोहब्बती होती है। काश कि मुझे एक बेटी ही होती।
लेकिन खैर मुझे सुकून था कि इस बच्चे के आने से मुझे अपनी बेटी ही मिल गई थी। अभी वह मेरी मालिश ही कर रही थी कि मैं नींद की वादियों में खो गई। ऐसी नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई होगी जो इस रात में पूर्ण सुकून से सोई थी। अगली सुबह उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी और खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जैसे ही मैंने चेतना को नींद से उठाया तो वो रोते हुए बोली कि मैं ये सब अपनी माँ की खातिर करती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया और तसल्ली दी। हाँ पगली, तुम मुझसे मोहब्बत अपनी माँ की खातिर ही कर रही हो और मैं भी पल्लवी की वजह से ही तुम्हें चाहने लगी हूँ। चलो अब रोना बंद करो और नाश्ता कर लो। ये सुनने के बाद वह कुछ नहीं बोली और वॉशरूम चली गई। वह दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। रात फिर सोने से पहले चेतना ने मेरी मालिश की और मैं जल्दी ही सो गई। लेकिन अगली सुबह वह वैसे ही रोते हुए बोली, यह सब मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। मुझे लगा उसे मुझे देखते हुए अपनी माँ की याद आती होगी और मेरे लिए वह जो कुछ भी करती है, छोटा मोटा काम अपनी माँ समझकर ही करती है ताकि पल्लवी उससे खुश हो। अब रोज ही ऐसा होने लगा, बल्कि मैं चेतना को खुद ही कहती कि मेरी मालिश कर दो और फिर मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। बिल्कुल होशो हवा से बाहर होकर सो जाती। इस बात को 1 महीना हो गया था, मगर चेतना हर सुबह उठकर यही कहती कि यह सब मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ, जबकि बाकी पूरा दिन वह मुस्कुराती, हंसती, खेलती, टीवी देखती, मोबाइल इस्तेमाल करती। वहाँ तब एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी माँ की याद नहीं आती थी। फिर सुबह सुबह ही वह ऐसा क्यों करती है? अब मेरे दिल में वसवसे आने लगे कि अनजान लड़की है, मुझे पहले इसकी पूरी खबर रखनी चाहिए थी, फिर उसे घर में लाना चाहिए था। मगर अब भी एक तरीका था जिससे मैं जान सकती थी कि आखिर वह माँ के लिए क्या करती है। यही सोचकर मैंने एक छोटा कैमरा खरीदा और कमरे में लगा दिया। चेतना ने जैसे ही मालिश की तो मुझे नींद आ गई। फिर अगली सुबह उसे जगाने के लिए पहले वीडियो देखी तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि सामने वह कोई आम मामूली सी बच्ची नहीं लग रही थी। मेरे सोते ही उसने अपने दुपट्टे से बंधा धागा निकाला और मेरे चारों तरफ उसने एक दायरा बनाकर मोमबत्तियां लगा दी। साथ ही उसने मेरा एक बाल काटा और मोमबत्ती में जलाने के बाद एक इत्र मेरे जिस्म पर छिड़क दिया। साथ ही काले जादू में इस्तेमाल होने वाले गुड्डे में सुइयों चुबा दी। मैं गुस्से से लाल भभूका होकर उसके पास गई और जोर से खींचकर उसे उठाया। चेतना, क्या है ये सब? पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर वीडियो देखी तो चुप कर गई। मैंने दहाड़ कर पूछा तो बोली, यह सब मैंने माँ के लिए किया है। इस जवाब पर मैंने उसे रख कर थप्पड़ लगाया और कहा कि अभी पूरी बात बताओ वरना पुलिस को बुलाती हूँ। जिस पर वह माफी मांगते हुए कहने लगी, मेरा बाप जादूगर था, उसने जादू से मेरी माँ को अपनी मोहब्बत में फंसाया। वह जादू करता था और उसी से घर चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने माँ को भी जादू सिखा दिया। तभी माँ की मौत इतनी आसानी से नहीं आती थी, मगर मरने से पहले माँ ने मुझे भी जादू सिखाया था और आपका पता दिया था कि उनके मरने के बाद काले जादू के जरिए उनकी रूह आप पर हावी कर दूं। ऐसे वह वापस आ जाएगी। बेशक शक्ल आपकी रहेगी, मगर अंदर वह पल्लवी यानी मेरी माँ रहेगी। इसीलिए मैं सुबह उठकर कहती थी कि यह सब मैंने अपनी माँ के लिए किया है। अगर आप कहती कि हाँ मैं ही पल्लवी तुम्हारी माँ हूँ तो मैं समझ जाती कि मेरी माँ की रूह आपके अंदर आ गई है। मैंने गुस्से को काबू करते हुए उसी वक्त पुलिस को बुलाकर छटांग भर की लड़की को पुलिस के हवाले किया। पल्लवी ने एक बार फिर मेरा इस्तेमाल किया था और जब मैं उसे माफ कर चुकी थी, मरने के बाद भी मुझे अपने लिए इस्तेमाल करने से बाज नहीं आई। मगर अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं वह पहले वाली मासूम चित्रा नहीं थी जिसने सजा दी बगैर पल्लवी को बख्श दिया था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।